सभी का स्वागत है आज के डिस्क्रिप्टिव सेशन में। और हम लोग ये सेशन आज दूसरा लेकर के आप लोगों के लिए हाजिर हैं यहाँ पे, जो सीजीएल में आप लोग के प्रेसिस और ऐसे राइटिंग के लिए सेकंड क्लास है आप लोग का। तो चलिए विलंब न करते हुए हम लोग आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। और आज हम लोग सबसे पहले आप लोगों के साथ में एक संक्षेपण करने वाले हैं और उसके बाद एक निबंध पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर संक्षेपण है जिसमें गद्यांश दिया हुआ है जिसको 1/3 शब्दों में आपको संक्षेपण कर करके बताना होता है, जो सीजीएल का खास करके पिछले 2 सालों से आपका ट्रेंड चल रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें करना है क्या कि सबसे पहले आपको प्रेसिस को बढ़िया से पढ़ना होगा और जहाँ-जहाँ पे भी आपको सेंटेंस अलग टाइप का कुछ महसूस होता है, वहाँ-वहाँ पे हल्का-सा अंडरलाइनिंग करके रखना है। और जब लगने लगे कि हाँ, हम हर एक पैराग्राफ के हिसाब से एक-एक सेंटेंस कम से कम फॉर्मेट कर ले रहे हैं, तब आपका वो संक्षेपण अच्छा लिखने का चांस बन जाएगा। और साथ ही साथ आपको जब हेडिंग बनाना है, तो उसके लिए पूरा पैराग्राफ आपको समझ में आना चाहिए कि पूरा पैराग्राफ आखिर किस चीज़ को फ़ोकस कर रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता चलूँगा इसमें कि कहाँ-कहाँ से हम लोगों को क्या-क्या आइडियाज़ मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। स्टार्टिंग में लिखा है कि लॉकडाउन ने हमें यह दिखाया है कि समाज के पास एक दिल है। यानी यहाँ से एक बात क्लियर हो गया कि पैसेज पूरी तरह से लॉकडाउन के दौरान लोगों ने किस प्रकार से लोगों की मदद की, इसके बारे में पैसेज होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मेंशन किया है कि भई लॉकडाउन ने हमें दिखाया कि समाज के पास एक दिल है। हमने इस अवसर पर लोगों को मदद के लिए आगे आते देखा, चाहे वो बुजुर्गों को दैनिक ज़रूरतों का सामान पहुँचाना हो या फिर घर पर काम करने वालों को बिना काम के तनख्वाह देना हो। बहुत से संगठन और कारखानों की रसोई से गरीबों को भोजन प्रदान करने का सामने आया है काम। प्रशासन ने स्टेडियम और सरकारी इमारतों को जनता का आश्रय देने के लिए आइसोलेशन के लिए भी खोल दिया था। साथ ही साथ केंद्रीय बैंकों ने बड़े पैमाने पर नीतिगत उपाय करके उन्हें कम पैसों पर शायद ऋण वगैरह उपलब्ध कराया था। और सरकारों ने भी समाज के कमजोर वर्ग को नकदी और भोजन उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यानी यहाँ से साफ तौर पे जाहिर होता है कि समाज का हर एक तबका जो था उसने समाज के दूसरे तबके को यानी लोगों को मदद किया। तो हेडिंग यहाँ से समझ में थोड़ा-थोड़ा आ रहा है समाज। और समाज के लोगों का जो लोगों के प्रति व्यवहार है, वो एक पॉइंट यहाँ पे समझ में आ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। जो लोग हमारी सेवा करते हैं, उन लोगों के काम को सम्मानित करने के लिए समाज में कोई रिवाज नहीं है। मतलब कहना ये चाह रहा है कि जिन लोगों ने भी अच्छा काम किया है, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वो चिकित्सक हों या सिपाही हों। इस संकट के बीच में प्रधानमंत्री की ओर से प्रोत्साहन के बाद हमने उन लोगों की सराहना के तरीके खोजे हैं जो चिकित्सा, भोजन और आवश्यक सेवा प्रदान करने के क्षेत्र में काम करते हैं। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान हर उस व्यक्ति को प्रशंसा पात्र माना जाएगा जिन्होंने लोगों की मदद की है। फिर लास्ट वाला पैराग्राफ में रखा है कि संकट के शुरुआती दिनों में दुनिया भर की सरकारें लोगों को सुरक्षित रखने या अर्थव्यवस्था को चालू रखने के लिए शट डाउन के बीच चयन नहीं कर पा रही थी। मतलब कि कैसे लोगों को ज़िंदगी को अचानक से रोक दें। काम करने वाले जो प्रतिदिन कमाने वाले लोग हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी, ऐसा सोच कर के सरकारें जो है शटडाउन या लॉकडाउन लगाना नहीं चाह रही थी। फिर भी एक समय आया और लगा ही। फिर कह रहा कि प्रत्येक सरकार ने बाद में महसूस किया कि इसमें चयन करने जैसी बात तो है ही नहीं। स्वस्थ आबादी के बिना हम स्वस्थ अर्थव्यवस्था का करेंगे भी तो क्या करेंगे? ठीक है ना? तो इसी तर्ज पर महामारी को काबू करने के लिए संसाधनों का जितना भी तरह से निवेश किया जा सकता था, किया गया और शटडाउन लगाया गया ताकि कम से कम लोगों की मृत्यु हो। और इसलिए भी लगाया गया क्योंकि संकट के बाद वित्तीय उपाय वगैरह करके स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था को हम गतिमान कर लेंगे, ये सोचकर भी हमारी सरकार ने लॉकडाउन वगैरह लगाया। आज हम लोगों को बचाते हैं तो कल अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए वो लोग एकजुट होंगे, ये भी सरकार ने यहाँ पे सोचा था। यानी हर सेक्टर ने अपने दिल से मदद किया लोगों का। यानी कि हेडिंग यहाँ से समझ में आ रहा है कि समाज का भी एक दिल होता है ना? और समाज के हर पहलू का, समाज के किसी व्यक्ति विशेष का हो, चाहे संस्था हो, चाहे कंपनी हो, चाहे सरकारें हों, चाहे पुलिस प्रशासन, चिकित्सक हों, सब ने लोगों का मदद किया है। ये पूरी कहानी में है। तो हम लोगों ने यहाँ से हेडिंग सबसे पहले सोच लिया कि समाज के पास भी एक दिल है। ये आपका यहाँ पे हेडिंग हो गया। फिर हम लोगों ने शुरू कर दिया वहीं से कि लॉकडाउन ने हमारे समाज के कई रहस्यों को उजागर किया है। कैसे-कैसे रहस्य?
कई लोगों ने बुजुर्गों की मदद की ताकि वे सुरक्षित रूप से घर पर रह सकें, है ना? तो वही जो बुजुर्गों को राशन पहुँचाने वगैरह की बातें थी, उसको यहाँ पे रखा गया। सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन, जिसमें आपके कारखाने वगैरह की चर्चा थी, कि सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन स्तर पर लोग ज़रूरतमंदों को भोजन कराते दिखे। इसमें हर वो सेक्टर आ गया जिसमें ज़रूरतमंदों को मदद किया था। फिर बैंक वाला यहाँ पे ले आएँगे, वे समाज के कमज़ोर वर्ग को मुफ्त आश्रय और अन्य आवश्यक सेवाएँ प्रदान करते भी दिखे। वही हम लोग बोल रहे हैं उन्हीं को, जो कंपनी और फैक्ट्री हैं। अब बैंकों की बात भी कर दीजिए। बैंकों ने गरीब लोगों की मदद के लिए कई वित्तीय योजनाओं में सुधार किया, है ना? बैंकों ने गरीब लोगों की मदद के लिए कई वित्तीय योजनाओं में सुधार किया। पहली बार समाज ने आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों की सच्ची सराहना की। मतलब कि समाज इतना दिन से नहीं जानता था, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि जब कोविड चिकित्सा के लिए लोग चिकित्सक वगैरह इधर-उधर से गुज़रते थे, तो लोग उनको सैल्यूट करते थे। पुलिस प्रशासन जब लोगों को बचाने के लिए एक्टिव दिखती थी, तो लोग उनको सैल्यूट करते थे। तो ये पहली बार हमारे समाज में आवश्यक सेवाओं में जितने भी लोग लगे थे, उनको सच्ची सराहना पहली बार मिली है। इस तरह के काम हमारे समाज के एक अच्छे दिल को दर्शाते हैं। फिर अर्थव्यवस्था केंद्रित जो सरकार है, उसने भी हृदय खोलकर, सहृदय होकर ही लोगों की सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी और शटडाउन किया। मतलब आप जब लिखने लगेंगे तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि निचोड़ हमेशा आपको लास्ट में लिखना है और बाकी स्टार्टर और एंडिंग जो आपका समावेशित होता है, कंटिन्यूटी मेंटेन होती है, तो एग्जामिनर जो होते हैं वो आपको भरपूर नंबर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए, तो ये था स्टूडेंट आप लोगों का जो प्रेसिस का सेक्शन था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो करने वाले हैं, वो प्रोबेबल आपका जो निबंध सेक्शन है, उस पे हम लेके आपको चलते हैं। देखिए, तो आप लोगों को स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है कि सीजीएल टियर 3 के लिए आपका जो प्रोबेबल टॉपिक है, उसमें सबसे ज़्यादा अभी अगर आप देखें, गौर करें, तो 2020 और 2021 में स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड काफ़ी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। चाहे वो आपका युवा योजना हो, जिसमें आपके यंग और मतलब वर्सटाइल जो होते हैं, ऑथर होते हैं, उनको है जो कि तवज्जो दिया जाता है और उन्हें नए विषय वस्तुओं पर लिखने के लिए लगभग है जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट भी दिया जाता है। 50,000 रुपया महीना के रूप से उनको मतलब कि स्कॉलरशिप भी दिया जा रहा है अच्छा विषय वस्तु पर लिखने के लिए, जिसमें गवर्नमेंट विषय प्रोवाइड करती है और उन विषयों पर आपको लिखना होता है। तो ऐसे भी बहुत सारे हैं जो कि स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है जो कि मतलब टॉपिक चर्चा में रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि स्किल इंडिया से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है या फिर युवाओं को भी इसमें रिलेट कर दे कि भारत में प्रतिभा संपन्न, कौशल युक्त युवाओं की स्थिति, तो आप उसके बारे में क्या-क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे कि भारत जो है एक बृहद जनसंख्या वाला देश होने के साथ-साथ युवा जनसंख्या वाला देश भी है। आज भारत का जनसंख्या का औसत आयु 30 वर्ष के आसपास है। जहाँ हम बात करें थोड़ा आंकड़ों का, 2023 तक 7 करोड़ युवाओं का श्रम बल में प्रवेश करने का उम्मीद है। यानी 2023 तक भारत के नए जो काम करने वाले व्यक्ति विशेष होंगे, उनकी आबादी लगभग 7 करोड़ होगी। तो पहली बार श्रम सेक्टर में एंट्री करेंगे। तो ये सब हो जाएगा जो कॉमन डाटा होगा युवाओं की जनसंख्या से रिलेटेड। उसके बाद हम फिर बात करेंगे कि युवाओं को कैसे हम कौशल युक्त कर सकते हैं, इसके लिए क्या-क्या करने चाहिए। तो आप सबको पता है कि शिक्षा हो और कौशल हो, दोनों साथ में चले तो कितना बढ़िया हो सकता है। तो यही पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि अगर हम स्किल्ड युवाओं के लिए सबसे पहला कदम उठाने का बात करते हैं, तो शिक्षा और कौशल के बीच एक पुल बनाना होगा। कौशल प्रशिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन करना होगा क्योंकि हम सबको पता है, इतने सारा कौशल विकास से रिलेटेड स्कीम्स वगैरह गवर्नमेंट चला रही है। आखिर उन स्कीमों का क्या फ़ायदा हो रहा है? क्या युवाओं में दक्षता आ रही है? युवा स्किल संपन्न हो रहे हैं? इस पर एक बहुत अच्छा विशेष तौर पे आपको मूल्यांकन करना होगा। साथ ही साथ शिक्षा और प्रशिक्षण खर्च में वृद्धि होगा, यानी कि कहना चाह रहे हैं कि आप बजट का जो 6% लगभग औसतन मतलब शिक्षा पर व्यय करते हैं, उसमें थोड़ा वृद्धि करने की आवश्यकता भी है। अंतर्राष्ट्रीय सफलता मॉडल को अपनाना होगा, है ना? ये सब भी आपको करना होगा। इससे क्या होगा कि भारत में प्रशिक्षित और स्किल संपन्न युवाओं का एक बेहतर फ़ौज तैयार हो सकता है, जो भारत को आने वाले समय में
विकासशील से विकसित के रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करेगा। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ कौशल योजनाएँ हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो हर आपको डिस्ट्रिक्ट में दिख जाएगा इसका सेंटर वगैरह। स्किल इंडिया मिशन, कौशल भारत, कुशल भारत योजना, ये सब कुछ योजनाएँ हैं, जो स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई भारत सरकार की हैं। और इन योजनाओं को सुचारू रूप से चला करके और सही दिशा निर्देश के माध्यम से चला करके हम युवाओं को बेहतर कल प्रदान कर सकते हैं। तो जब इस पे निबंध आप बढ़िया से लिखिएगा तो आपको और मज़ा आने वाला है। तो हम थोड़ा-थोड़ा आपको सिर्फ़ है जो कि मतलब कह सकते हैं कि आपका बेस आपको दे दे रहे हैं, ताकि आप सीजीएल का स्टूडेंट हैं, आप खुद से भी प्रिपरेशन बढ़िया इस पे कर सकते हैं। चलिए, एक और टॉपिक जो मुझे समझ में आ रहा है, अभी आप लोग पिछले साल से आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाते आ रहे हैं, है ना? 74वां, 75वां, 76वां का विवाद अगर हटा दें, तो हम लोगों को पता है कि आज़ादी का ये जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम, इसका मनाने का मुख्य रूप से ये याद करना है कि आज़ादी के बाद हम लोगों ने क्या-क्या उपलब्धियाँ अपने जीवन में, अपने भारत में हासिल की है। तो हो सकता है कि सीजन में जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है, उस तौर पे आज़ादी के बाद भारत की उपलब्धियाँ, इस विषय पर निबंध भी पूछ सकता है। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा-सा बेस देने का कोशिश करूँगा कि पहले तो आपको ये लिखना होगा कि भारत की आज़ादी एक लंबे संघर्ष के बाद हम लोगों को मिली थी, जिसमें अंग्रेज़ी हुकूमत का हम लोगों ने 200 साल तक शासन झेलने के बाद अंततः 15 अगस्त 1947 को उनकी गुलामी से आज़ादी महसूस की। लेकिन आज़ादी के बाद एक विकासशील देश, है ना, का सपना भी आसान नहीं था। आसान इसलिए भी नहीं था क्योंकि शुरुआती समय में काफ़ी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश का हमारे देश में कोई नामो-निशान नहीं था। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से अनेकों, है ना, नई उद्यम क्षेत्रों का विकास किया गया और भारत फिर धीरे-धीरे प्रगति के पथ पर अग्रसर होना शुरू हुआ। अगर हम शुरुआती दौर की बात करें तो, है ना, अनाज की कमी भारत में इतनी ज़्यादा थी कि भारत जो है वो अनाज की कमी के कारण यहाँ के काफ़ी प्रचलित जो मंत्री थे या जो भी आप उनको कह सकते हैं व्यक्ति थे। अच्छा 1 मिनट सॉरी कॉल आ गया था। हाँ, जो व्यक्ति थे यहाँ के लाल बहादुर शास्त्री एक काफ़ी चर्चित शख्स थे अपने आप में। उन्होंने लोगों से आह्वान किया था कि आप लोगों को सप्ताह में 1 दिन उपवास करना होगा। ऐसा दौर था हमारे भारत का। तो उस समय भारत में अनाज की कमी से अनाज के निर्यातक तक का सफ़र जो हमने आज तय किया है, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक बहुत ही अभिन्न उपलब्धि में से एक गिना जा सकता है। फिर हम आगे मेंशन कर सकते हैं, चाहे हम 2008 में चाँद पर तिरंगा फहराने का यानी चंद्रयान भेजने की बात करें, या फिर आज हमारी सेना आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस सैन्य बल हमारे पास है। ओलंपिक और कॉमनवेल्थ में पदकों की संख्या में आज हमारा अहम स्थान है। 1983, 2007 और 2011 के क्रिकेट विश्व कप के हम विजेता रहे हैं। मतलब इस तरह से आप क्या कर सकते हैं ना, भारत की उपलब्धियों को गिना सकते हैं। फिर आगे बढ़ सकते हैं। स्टार्टअप से बढ़ रहे रोजगार के अवसर से आज भारत जो है कई विकासशील देशों में अग्रणी गिना जाता है। आज महिलाओं की स्थिति की बात करें तो भारत में राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री जैसे कई पदों तक आज महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। ठीक है ना? आज महिलाएं रसोई से निकलकर अंतरिक्ष तक का सफर तय कर रही हैं। उसके बाद अब ये 2013 का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। अभी फिलहाल 2013 की ही बात करें तो मंगल यान उतारकर भारत ने अमेरिका, रूस जैसे अग्रणी अंतरिक्ष शोध करने वाले देशों में अपना नाम शामिल करा लिया है। फिर आप और भी मेंशन कर सकते हैं, जिसमें कोविड को लेकर के कि जब कोरोना महामारी के कारण काफ़ी हताहत फैली हुई थी पूरी दुनिया में, तब भारत ने कोविड का टीकाकरण का एक बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल करके भी आज़ादी के बाद अपनी उपलब्धियों में एक नई उपलब्धि जोड़ने का कार्य किया है। इस तरह से आप जब लिखना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद आएँगी और एक लिंक करके आप लिखते जाएँगे, तो फिर काफ़ी अच्छा निबंध इस पे भी तैयार हो सकता है। तो ये भी बहुत ही अच्छा विषय वस्तु है, तो इन दोनों विषयों को बढ़िया से आप तैयार करके रखिए और इन पे आप लोग लिख करके ज़रूर जाइए एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि ये दोनों टॉपिक बहुत ही अच्छे टॉपिक होंगे आपके लिए।
चलिए, इसके बाद जो आपको करना चाहिए, वो भी मैं आपको बता दूँ क्योंकि इसके बाद का सेशन हो सकता है कि आप लोगों के लिए होगा या नहीं होगा, मुझे खुद भी नहीं पता। तो 2 सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैंने आप लोग को पहला सेशन प्रेसिस का और एक निबंध का करा दिया था और आज भी मैंने एक प्रेसिस आपको करा दिया है, दूसरी बार हम निबंध में 2 टॉपिक चर्चा कर चुके हैं, ये तीसरा टॉपिक है। अब देखिए अगर 2020-21 की बात करते हैं, तो जलवायु परिवर्तन और वैश्विक सुरक्षा भी एक बहुत ही गहरा विषय हो सकता है क्योंकि एसएससी सीजीएल में अभी तक जो देखा गया है, तो एक साल पूछा इसने पर्यावरण प्रभाव आकलन, उसके बाद इसने पूछा कि अम, तो कोविड-19 का उन्होंने पूछा 2019 का या कोविड-19 का भारत में या भारत पे प्रभाव। तो उसके बाद ये टॉपिक बनता है कि जलवायु परिवर्तन जो तेज़ गति से हमारे देश में देखने को मिल रहा है और वैश्विक स्तर पर इसके प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी टॉपिक एक अच्छा टॉपिक हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक सुरक्षा पर जब आप लिखना शुरू करेंगे, तो आप सीधे तौर पे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि आज के बढ़ते तापमान और तीव्र गति से प्रदूषणों का स्तर जो बढ़ रहा है, उससे जलवायु परिवर्तन तेज़ी से हो रहा है और इससे वैश्विक सुरक्षा भी खतरे में घिरी नज़र आ रही है। ठीक है ना? उसके बाद और कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, कुछ ताज़ा घटनाओं का उदाहरण दे सकते हैं जलवायु परिवर्तन का, जिसमें कई देशों में आने वाली बाढ़ को बता सकते हैं, जंगलों में लगने वाली आग को बता सकते हैं, जो जलवायु परिवर्तन के हो कारण ही मतलब कि देखने को मिले हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड क्लाइमेट और सिक्योरिटी रिपोर्ट 2020 की माने तो 2040 तक लगभग जो विस्थापन और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होने वाली है। मतलब कि हर एक जो देश होगा वो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होगा और वहाँ की जनसंख्या को जीवन निर्वाह के लिए दूसरी जगह विस्थापित होना पड़ेगा, जिससे प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होने की वजह से भी ये देखने को मिल सकता है। अब जब लोग एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थान करेंगे तो खाद्य सुरक्षा का खतरा बढ़ेगा क्योंकि इनके क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ खत्म हो जाएँगे, तो ये दूसरे क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे तो वहाँ पे खाद्य संकट उत्पन्न होने का चांस बनेगा। तो यही लिखना होगा इसमें कि साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक स्तर पे खाद्य सुरक्षा का खतरा बढ़ेगा। इन खाद्य सुरक्षा के खतरों को भरपाई करने के लिए हर एक देश अपने वैश्विक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना चाहेगा और एक देश दूसरे देश पर वर्चस्व हासिल करके वहाँ का खाद्यान्न सामग्री अपने देश के निवासियों के लिए उपलब्ध कराना चाहेगा। इस तरह से आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर चरम मौसमी घटनाओं के कारण सैन्य ढांचा भी प्रभावित होगा। चरम मौसमी घटना का मतलब है कि समुद्री क्षेत्र में जो सैन्य बल तैनात है, जलवायु परिवर्तन के कारण सुनामी वगैरह आने से वो सुरक्षा तंत्र जो है उस देश का प्रभावित होगा, तो सैन्य ढांचा वहाँ का चरमरा सकता है। साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाओं से राजनीतिक अस्थिरता भी उत्पन्न होगी। जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आता है और किसी देश और क्षेत्र का वनस्पति जगत या वनस्पति क्षेत्र जो है पूरी तरह से तहस-नहस हो जाता है। तो उस देश में क्या होगा कि उस खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो सकता है, उस संसाधन का को खत्म माना जा सकता है, जिससे उस देश की जो राजनीतिक पार्टी होगी, वह लोगों की इच्छाओं को और लोगों की जो माँगे हैं, उसे पूर्ण कर नहीं पाएगी, जिससे उस देश में राजनीतिक अस्थिरता भी उत्पन्न हो सकती है। तो ये सब जलवायु परिवर्तन और वैश्विक सुरक्षा से रिलेटेड आप खतरों के बारे में बता सकते हैं और उसके बाद फिर आपको एंडिंग में क्या करना चाहिए, सॉल्यूशंस काउंटिंग कराना चाहिए। कि अगर हम प्राकृतिक आपदाओं से निपटना चाहते हैं और वैश्विक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें विश्व स्तर पर वैश्विक रणनीति अपनाने की आवश्यकता है, जिसके लिए हर एक देश को आगे आना होगा और सभी देश मिल करके कुछ ऐसी ठोस रणनीति निकालेंगे, जिससे जलवायु परिवर्तन के खतरों को लंबे समय तक टाला जा सकता हो। दूसरा चीज़ होगा कि विश्व स्तर पर जितने भी सैन्य संस्थान हैं, इन सभी को जलवायु परिवर्तन के खतरों के बारे में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होगी। इसके लिए हर एक देश जिसका जलवायु परिवर्तन को लेकर के पहले से कोई बढ़िया रूपरेखा तैयार, कोई पॉलिसी, कोई नीति है, उनसे वो नीति सीखना और अपने सैनिकों और संबंधित देशों के बीच उन नीतियों को साझा करना, है ना? एक बहुत बड़ा समाधान हो सकता है। फिर वही लास्ट में एंडिंग कर दीजिएगा कि उम्मीद है कि जलवायु परिवर्तन की इन घटनाओं को सीख लेते हुए हम मानव अभी से सचेत होंगे और हर वो विकल्प अपनाने की कोशिश करेंगे जिससे जलवायु परिवर्तन का जो खतरा है वो धीरे धीरे कम होता चला जाए और मानव अस्तित्व इस धरती पर हमेशा की तरह बना रहे। यानी पॉजिटिव एंडिंग आप सोच सकते हैं क्योंकि जलवायु परिवर्तन होने से वैश्विक सुरक्षा तो खतरे में पड़ेगा। ये सब हम सब कुछ लिख ही दिए हैं, तो लास्ट में हम उपाय तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। उपाय तो आपने बता ही दिया कि वैश्विक रणनीति अपनाना है, सैन्य लोगों को प्रशिक्षण देना है,
तो कुछ अपना सुझाव आप यही मेंशन कर सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन का जो खतरा आज मंडरा रहा है, इसके लिए हम लोग कुछ ठोस विकल्प अपना सकें। जैसे बड़े स्तर पर वृक्षारोपण वगैरह जो है वो सब और रिसाइकिल प्रोसेस वगैरह पर ध्यान दे कर के भी हम लोग कुछ कोशिश कर सकते हैं। तो ये सब एंडिंग चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। 2 टॉपिक 3 टॉपिक इधर और है, 4 टॉपिक जो आप लोग कर लीजिएगा और साइबर अपराध एक नई चुनौती, क्योंकि इधर साइबर अपराधों में काफ़ी तेज़ गति से वृद्धि देखने को मिली है और कोविड के कारण चीज़ें ऑनलाइन होने की वजह से काफ़ी बड़े संख्या में ये भी चर्चा में टॉपिक रहा है। तो हो सकता है कि साइबर अपराध एक चुनौती भी आपका प्रोबेबल टॉपिक बन सकता है। ऑनलाइन शिक्षा भविष्य की शिक्षा है, ये भी आप लोग अपनी ओर से देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा कंटेंट मैंने पिछली बार भी तैयार करवा कर के बच्चों को पढ़ाया था, है ना? बाकी नहीं होगा तो मैं कल-परसों में देखूँगा अगर इन सोचों चीज़ों को कर पाया तो। फिर है कि तकनीकी विकास, कोरोना प्रभाव और मज़दूर संकट, इन तीनों से मिलाकर भी टॉपिक आ सकता है कि तकनीकी विकास के बीच कोरोना के प्रभाव ने मज़दूरों की स्थिति को किस तरह से संतुलित किया है या बिगाड़ा है, ये समझाने के लिए भी टॉपिक प्रोबेबल बनता है। बाकी मैं इसको 6 नंबर को अपनी ओर से तो कराऊँगा। ये सीएचएसएल के लिए मुझे टॉपिक काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि सीएचएसएल का टॉपिक हमेशा थोड़ा टफ ही पूछता है और कोरोना से लेकर के अभी तक सीएचएसएल में कुछ पूछा नहीं है, तो पूछने का चांस है। और 7वाँ टॉपिक है जो आपको करना चाहिए, प्लास्टिक प्रयोग पर पूर्ण नियंत्रण ही सभी समस्याओं का समाधान है। ये भी एक टॉपिक बन सकता है जो सीजीएल के लिए हमेशा की तरह प्रोबेबल होगा। यानी कि आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 7 ये नंबर पे प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। ठीक है, तो बाकी जो लोकल स्टूडेंट हैं, उन सभी को पता है कि आज का जो सेशन ये हम आपको रिकॉर्ड करके दिए हैं, ये 16 अगस्त को दिए हैं और 17 अगस्त को उन लोगों का मैंने अपने यहाँ एक टेस्ट भी रखा है 4 बजे। तो हो सके तो आप लोग सीजर वाले बच्चे पर पहुँच जाएँ और उस टेस्ट में शामिल हों ताकि एग्ज़ाम के पहले आपको एक्सपीरियंस भी एक मिल सके क्लासरूम का। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर आपको नेक्स्ट सेशन मैं ज़रूर दूँगा, 1-2 सेशन अभी और, जो इन चारों टॉपिक जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 4, 5, 6, 7 इन सब टॉपिक से रिलेटेड होगा और 1-2 संक्षेपण मैं और आप लोग को करा दूँगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।